नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। ये बात बहुत सारे लोगों को बेतुकी लग सकती है, लेकिन बासी रोटी और पास्ता से शुगर कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा क्या है जो ताजी रोटी में नहीं होता और बासी होते ही उसमें केमिकल कंपोजिशन में ऐसे कौन से बदलाव हो जाते हैं जिससे ये कहा जा रहा है कि बासी रोटी से शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। ये दावे हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, इन्हीं का विश्लेषण आज हम करेंगे। जानेंगे कि बासी रोटी और डायबिटीज के बीच में कनेक्शन क्या है, इससे ब्लड शुगर कैसे कंट्रोल रह सकता है, साथ ही बासी खाने के फायदे और नुकसान पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देख लीजिए ये बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट, क्योंकि आज तक यही सुनते आए थे कि बासी खाने से दूर रहें, लेकिन आज बासी खाने के कुछ चौंकाने वाले फायदों पर भी बात। घर में आमतौर पर अगर रात की बची रोटी या पास्ता हो तो लोग उसे खाने से परहेज करते हैं, उसे फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बासी रोटी और पास्ता शुगर के रोगियों के लिए रामबाण का काम करती है। इसके सेवन से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। तभी तो डायबिटीज के कुछ मरीज रात की बची रोटी का सुबह सेवन करते हैं। दरअसल बासी रोटी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो शुगर लेवल को बढ़ने से रोकता है। वहीं बासी रोटी फाइबर से भरपूर होती है, जो हमारी आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है। इससे कब्ज की शिकायत दूर होती है। अगर पेट साफ है तो शुगर के साथ साथ दूसरी कई बीमारियों के होने का खतरा भी कम हो जाता है। बासी रोटी शुगर रोगियों के लिए क्यों रामबाण है, इसे समझते हैं। रोटी के बासी होते ही उसमें मौजूद कॉम्प्लेक्स शुगर टूटने लगता है, इसलिए बासी रोटी खाने से ब्लड प्रेशर या शुगर लेवल नहीं बढ़ता। यही वजह है कि बासी रोटी डायबिटीज पेशेंट के लिए एक बढ़िया नाश्ता हो सकता है। वहीं इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बॉडी के शुगर लेवल को नहीं बढ़ने देता। अब आप सोच रहे होंगे कि बासी रोटी और पास्ते का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई से क्या वास्ता है, और ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। दरअसल हम जो भोजन करते हैं उसमें 2 से 3 घंटे बाद ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जितनी भी बढ़ती है उसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। जितना कम जीआई होगा उतना ही ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा। जब भोजन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से 0 के बीच होता है तो इसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन माना जाता है। इसलिए शुगर के रोगी अपने आहार में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना शामिल करते हैं। वहीं कुछ लोगों के मन में बासी पास्ते को लेकर डर होता है कि ये वजन, ब्लड शुगर लेवल और मोटापे को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि पास्ता बासी होने पर और बेहतर और हेल्दी हो जाता है। बासी पास्ते में युक्त कार्ब्स रेजिस्टेंस स्टार्च में बदलने लगता है, जो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखता है। इतना ही नहीं, बासी पास्ते का सेवन करने से बॉडी वेट को कम करने में भी मदद मिलती है। बासी रोटी और पास्ता खाने के अपने कुछ और भी फायदे हैं। पेट की दिक्कतें दूर करने के लिए भी बासी रोटी खाई जाती है। गैस, कब्ज और एसिडिटी होने पर बासी रोटी को ठंडे दूध में भिगोकर खाने पर फायदा मिलता है। वहीं बॉडी के तापमान को सामान्य बनाए रखने के लिए भी बासी रोटी खाई जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, बासी रोटी का मतलब 12 से 14 घंटे के बीच बनी रोटी से है। इसके बाद या ज्यादा पुरानी रोटी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये फूड पॉइजनिंग की वजह भी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए डॉक्टर अनिल भोरासकर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट हैं एसएल रहेजा हॉस्पिटल में। डॉक्टर अनिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, सीनियर फिजिशियन हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रकांत लहरिया आपका भी। और हमारे साथ हैं शुभदा भनोट, चीफ डायबिटिक एजुकेटर हैं मैक्स हॉस्पिटल में। शुभदा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत शुभदा आपसे ही करना चाहेंगे। ये अब तक तो हमने सिर्फ बासी खाने के बचपन से लेकर अब तक नुकसान ही सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन पहली बार संभवतः ऐसी कोई रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं जिसमें ये कहा जा रहा है कि बासी खाना खाइए तो उसके फायदे भी हैं। ये क्या राज है इसका? बात सिर्फ बासी खाने की नहीं है, बात यहाँ पे कुछ ऐसे खाने के पदार्थों की हो रही है जिसमें कि स्टार्च है, और जब हम उसको पका करके ठंडा करते हैं और फिर उसका सेवन करते हैं तो वो स्टार्च हमारे शरीर में एक रेजिस्टेंट स्टार्च की तरह काम करता है। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं चावल का या आलू का, तो आपने अगर उसको आज बनाया है और 12 से 24 घंटे उसको रात में ठंडा करके आप जब अगले दिन उसका सेवन करते हैं तो उसका जो स्टार्च का
कंपोजिशन है वो थोड़ा बदल जाता है। होता क्या है, जो उसमें अमाइलोस और अमाइलोपैक्टिन है, जो स्टार्च मॉलिक्यूल्स हैं, वो रीअलाइन हो जाते हैं, वो रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि जिस तरीके से वो शुगर में कन्वर्ट होता है, परिवर्तित होता है, उसका वो बदल जाता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर स्पाइक कम होती है। इसी वजह से वो इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी हमारे को फायदा करता है, वो हमारे गट हेल्थ में भी फायदा करता है, क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा हो जाता है, वो हमारी भूख को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, वेट कम करता है। रेजिस्टेंट स्टार्च सिर्फ इन चीजों में ही नहीं है, रेजिस्टेंट स्टार्च नेचुरली कुछ चीजों में भी होता है जो हम रोजमर्रा खाते हैं, जैसे कि केला, कच्चे केले में रेजिस्टेंट स्टार्च होता है, कच्चे आलू में रेजिस्टेंट स्टार्च होता है, कुछ कमर्शियली प्रिपेयर्ड चीजों में भी रेजिस्टेंट स्टार्च होता है, और साबुत अनाज में होता है, बीज में होता है, लेग्यूम्स जिसको हम फलियां कहते हैं, उसमें भी रेजिस्टेंट स्टार्च होता है। तो जितना हम रेजिस्टेंट स्टार्च खाते हैं उतना हमारा शुगर मैनेज होता चलाता है, हमारी स्पाइक्स जो शुगर की आती हैं खाने के बाद वो कम होती हैं। तो ये कोई बहुत नई बात हम नहीं सुन रहे हैं, रेजिस्टेंट स्टार्च हम खाते आए हैं। बस ये है कि हमें ये समझना है कि हम अपने खाने में रेजिस्टेंट स्टार्च को किस तरीके से शामिल करें ताकि हम अपनी डायबिटीज मैनेज कर सके और उसका फायदा उठा सके। और जिन जिन चीज़ों का आपने नाम लिया जिसमें रेजिस्टेंट स्टार्च हो सकता है, वो अमूमन भारतीय थाली में पाए जाने वाली चीज़ें हैं। तो शुभ्रा, इससे पहले मैं आगे जाऊं, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं, क्या हम इसका मतलब ये माने कि लगभग ज़्यादातर चीज़ें जो भारतीय थाली में हैं उनको अगर हमने थोड़ा सा ठंडा होने के बाद भी खाया, या जिसको अमूमन हम बासी कह देते हैं, तो कोई गलत नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जैसे हम चावल है, उसको हम टाइप 1 डायबिटीज की कई स्टडीज में भी देखा गया है कि जब हम चावल को ठंडा करके अगले दिन खाते हैं तो उससे जो ग्लाइसेमिक स्पाइक है वो कम है। इसी तरीके से आलू के अंदर रेजिस्टेंट स्टार्च होता है। गेहूं को भी हम देख सकते हैं, गेहूं की रोटी बनाकर हम अगले दिन जब खाते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम उसको ठंडा फ्रिज में करें और खराब ना होने दें, तब खाएं, तो उससे भी स्पाइक कम आती है। इसी तरह से स्वीट पोटैटो के अंदर रेजिस्टेंट स्टार्च होता है, लेग्यूम्स वगैरह में, फलियों में तो वैसे ही रेजिस्टेंट स्टार्च होता है। तो भारतीय थाली जो है वो अपने आप में पूरी की पूरी बैलेंस थाली होती है, जहां हम 50% थाली के अंदर खूब सारी सब्जियां रखें, दालें रखें, लेग्यूम्स रखें, और फिर बाकी में हमारा साबुत अनाज जैसे कि हमारा बाजरा है, ओट्स है, ब्राउन राइस है, अगर हम उस तरीके का स्टार्च रखेंगे तो हमारी पूरी भारतीय थाली एक संतुलित आहार की तरह हम खा सकते हैं। ऑलराइट, मैं अब डॉक्टर अनिल भुरास्कर सर के पास जाना चाहूँगा। डॉक्टर अनिल, क्या मैं पहला व्यक्ति हूँ धरती का जो चौंक रहा हूँ इस बात से, या आप लोगों को भी मालूम है ऑलरेडी, इस तरह के मेरे जैसे कम जानकारी वाले लोग आते हैं कि बासी खाने से सेहतमंद रहता है शरीर? देखिए, ये बहुत ही चीज़ जो मैडम ने कही है, एजुकेटर ने, वो हमारे जो मरीज़ जो आते हैं हमारे पास, उनको वो सब समझा देना बहुत ज़रूरी का काम है। और क्या होता है, वह काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है कि बासे खाने से बीमारी आती है। तो ये जो उनकी जो है धारणा, वो चेंज करनी की जो ज़रूरत है वो हर एक डॉक्टर का फ़र्ज़ है। पहली चीज़ तो बासा खाना ये क्या कोई जहर नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री, अगर आपने रोटी जो बनाई है वो आप एक दिन रख देंगे और दूसरे दिन सुबह को नाश्ते के लिए खाएंगे तो वो जास्ती गुणकारी है। इसका काम ये है कि वो जो जाड़ी रोटी है जिसमें जास्ती करके जो गेहूं है वो बहुत फाइन गेहूं नहीं है, जिसको हम बोलते हैं जो मैदे वाली रोटी नहीं, जिसमें होल व्हीट ब्रेड है और होल व्हीट रोटी है, वो दूसरा दिन खाने से क्या होता है, उसके अंदर ऐसे कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं कि वो अपने पेट में जाके जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम करती है। यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि जो चीज़ खाने से फाइबर की वजह से अपनी जो ब्लड शुगर है वो अचानक बढ़ती नहीं है, इमीडिएट राइज ऑफ शुगर, वो मैदे की वजह से होती है। अभी मैदा किस में होता है? बिस्किट, बेकरी प्रोडक्ट्स, फाइन रोटी, और जाड़ी रोटी जो है और दूसरे दिन खास करके वो मैच्योर होती है। मैच्योर होने से क्या होता है, उसको जब भी रोटी हम बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हम लोग तेल मिलाते हैं,
उसके ऊपर से घी लगाते हैं, उसका केमिकल रिएक्शन होके 12 घंटे के बाद वो जो रोटी है वो काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे जो लोग बोलते हैं कि पिज़्ज़ा खाओ, पिज़्ज़ा वो होल व्हीट का पिज़्ज़ा हम रोटी से बना सकते हैं। वो रोटी जो सुबह को हम लोग बासी रोटी है उसके टुकड़े टुकड़े करके अगर वो टमाटो में डालेंगे, उसके साथ थोड़ा मेथी या थोड़े उसके साथ कोथिमीर और थोड़ी मिर्ची डाल के, थोड़ा कांदा ये डाल के अगर हम उसकी एक कोई रोटी बनाएंगे और पिज़्ज़ा करेंगे, वो आम रोटी से पहले दिन खाए से रोटी से अच्छी है। और हम लोग ये करके चुके हैं कि हम लोग ने बासी रोटी खिला के, मेरे पास जो हॉस्पिटल है वहाँ पे हम पेशेंट पे कभी कभी हमको बोलते हैं कि देखो कल की रोटी आज हमको खिलाएंगे और हमको देखना है कि 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर कितना बढ़ता है। तो अचरज की बात ऐसे है कि जो फ्रेश रोटी खाई थी उनकी पोस्ट डिनर ब्लड शुगर की तो वो 200 के आसपास आई वही गोली पे। और कल सुबह को जब भी नाश्ते के बाद वो बासी रोटी में थोड़ा टमाटो और मिला के उनको वो जो खिलाया वही वजन का, तो उनकी ब्लड शुगर 150 से कम आई। क्या बात। तो ये एक कुछ 150 और 250 पेशेंट को हम लोग ट्राई करके चुके हैं। और ओके। इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि फाइन कार्बोहाइड्रेट शुड बी अवॉइडेड, कोर्स कार्बोहाइड्रेट आप लीजिए, बिल्कुल। एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जिसमें फाइबर मिश्रित है, वो आप दूसरे दिन जरूर खाइए, उससे काफी फायदा होता है। ये आपने बहुत तो ये इंपॉर्टेंट पेशेंट को बोला। समझता नहीं और अच्छा नहीं बिल्कुल लगता सर, है। बिल्कुल क्या सर। बासी रोटी खाना ये कुछ कम चीज मानते हैं लोग कि हमको बासा खाना खिलाए। ये वाकई में सर, और मुझे आमतौर पे घर में हम देखा जाता है। एब्सोल्युटली सर, और मुझे भी ये स्वीकार करना होगा कि अब तक मेरी भी जो बासी खाने के प्रति जो धारणा थी वो इसी तरह की थी कि बासी खाना अनहेल्दी होता है, बासी खाना ठीक नहीं है, बासी खाने को अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट बासी कितना, इस पर भी बहस है। कई लोग तो घंटा 2 घंटे में ही खाने को बासी घोषित कर देते हैं। तो आज थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी हम और ज़रा इस पर नज़र डालेंगे। लेकिन सर ने जैसा कहा, कार्बोहाइड्रेट्स जो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल ज़्यादातर अनहेल्दी फूड में पाया जाता है, वाइट ब्रेड, वाइट राइस, कैंडीज़ वगैरह में। और जो कॉम्प्लेक्स है जिसकी बात WHO ने की है, वहीं से ये कहानी शुरू हुई है। WHO ने ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हाई फाइबर है और रेजिस्टेंट स्टार्च है, अगर ये चीज़ें किसी खाने में हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दियर हैं। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया के पास अब मैं चलूंगा। सर, आपका ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है, और इस ऑब्जर्वेशन से WHO के रिकमेंडेशन और हमारे दोनों डॉक्टर्स का जो ऑब्जर्वेशन है उससे आप कितने सहमत हैं? तो सबसे पहले जो बासी की हम बात कर रहे हैं उसको समझते हैं। तो जो फूड हैबिट्स होती हैं या डाइटरी हैबिट्स होती हैं वो कल्चरली रिलेवेंट होती हैं। तो हम जिसको बासी कहते हैं कई देशों में, और खासतौर से आज के समय में, वो इतना रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि जो पैकेज फूड आते हैं जिनको स्टोर करके रखा जाता है वो पहले से ही कुक होते हैं और उनको रखे हुए होते हैं। तो बासी की कॉन्सेप्ट मेनली घर पर बने हुए खाने के लिए होती है। दूसरी बात, मैं उस जनरलाइजेशन को अवॉइड करना चाह रहा है और उसको अगले सुबह खा सकते हैं। इसेंशियली जो स्टार्च की बात हो रही थी, पहले 2 स्पीकर्स ने भी बोला है, वो उन्होंने कहा है कि अगर कुक्ड राइस, स्पेशली राइस और पोटैटो, इनको बॉईल करके अगर रख दें और फ्रिज में रख दें, खासतौर से पॉइंट नोट करने का है कि फ्रिज में रखा हुआ और उसके बाद अगले दिन खाएं, तो उसको खाया जा सकता है। लेकिन बासी का मतलब ये नहीं, कोई भी फूड नॉन कंट्रोल टेम्परेचर में रखा हुआ है तो वो चाहे अगले दिन, चाहे रोटी ही क्यों ना हो, उससे भी नुकसान हो सकता है। राइस हो, अगर वो बाहर रखा हुआ है, तो पहला पॉइंट में जो एक बार इस नुएंस पॉइंट है वो बताना चाहूंगा कि वो फ्रिज में रखे हुए फूड की बात हो रही है, ना कि कोई भी कहीं भी बाहर रखा हुआ, और खासतौर से स्टार्च फूड का। जहां तक ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात आती है, तो हमें इस पर गागा हो जाने की जरूरत नहीं लगती मेरी राय में। ये काफी समय से, बरसों से जाना जाता था, और बल्कि भारत में भी शरद पूर्णिमा की रात को जो खाना बना के रख दिया जाता था, उनका कुछ इसी तरह का कोई इंस्पिरेशन रहा होगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो बहुत ज्यादा कम नहीं होता। तो अगर रखा हुआ खाना और इस पद्धति से बना के अगर हम खाना चाहेंगे, तो इससे डायबिटिक या कोई भी व्यक्ति बहुत एक्साइटेड नहीं हो सकता कि इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो मैं इसको अब खा सकता हूँ आराम से। वो पोर्शंस उतना ही रखना होगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में मैं दूसरी बात लाना चाहता हूँ, वो होती है कि एक तो हम जो डायबिटिक हैं, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, तो उनमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड की बात करते हैं।
और उसमें ओवरनाइट राइस रखने के बाद खाने से ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो आ जाएगा। लेकिन आज के समय में जो एक और कॉन्सेप्ट है वो बात होती है ग्लाइसेमिक लोड की। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि शुगर में कितना स्पाइक होगा, लेकिन हमें इस बात पर भी साथ में ध्यान देना है कि उस व्यक्ति ने कितना क्वांटिटी खाया। तो इंडेक्स और क्वांटिटी का तो भी फर्क पड़ता है। तो अगर कोई व्यक्ति ओवरनाइट रखा हुआ राइस खाता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो थोड़ा सा कम आ जाता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी ज्यादा खा लेता है, तो उसका ग्लाइसेमिक लोड उतना ही हो जाएगा और उससे ज्यादा भी हो सकता है और उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये दो नुएंस पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ। तीसरी बात पे आते हैं कि ग्लोबली भी और खासतौर से भारत में भी वो कल्चर है कि अब लोग 12 घंटे 14 घंटे लोग खाने को रखते हैं और उसको अगले दिन शाम को भी खा सकते हैं और लंबे समय तक खा सकते हैं। तो मैं अगर आपको पता है कि फूड का जो प्रॉपर स्टोरेज किया गया है तो उसको खाया जा सकता है और उसमें जो बेनिफिट्स हैं वो सब है। लेकिन फिर से याद रखने की बात है कि अगर उनको कुकिंग में ये ज्यादातर प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं, जैसे बॉइल्ड राइस या बॉइल्ड पोटैटो। लेकिन अगर उसमें आपने कुक कर दिया है और बहुत सारे मसाले डले हुए हैं या उनको थोड़ी देर बाहर है तो उनमें इक्वली रिस्क है। लेकिन कुक किया हुआ बॉइल्ड किया हुआ राइस एक्सेट्रा को खाया जा सकता है और उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इस पद्धति को रेगुलर रूप से इस्तेमाल करना चाहिए और ये एक इलाज का तरीका है। जैसे इंफॉर्मेशन सेक है कि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा लो रहेगा। मुझे लगता है ये 3 पॉइंट जो आपने बताए, यहीं पे जो बासी खाने को लेकर जो सोच है ना, उसका फर्क यही है। अब बासी खाना एग्जैक्टली क्या है, डॉक्टर लहरिया बता रहे हैं, एक टेम्परेचर को ध्यान में रखना है। अगर अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा हुआ है और वो थोड़ा पुराना है तो वो घातक भी हो सकता है, जो बेसिकली बासी खाने की नेगेटिव अवधारणा से जो जुड़ी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, पोर्शन और ग्लाइसेमिक लोड। ये नहीं कि अब उसका ग्लाइसेमिक कम हो गया, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ठीक है, आप इसको पेट भर के छक लो, ऐसा भी नहीं है। वो ग्लाइसेमिक लोड आपने देखना है, पोर्शन। और नंबर 3 जो उन्होंने बताया, कुकिंग इकोसिस्टम। बहुत ज़्यादा तेल पड़ा हुआ है, मसाले पड़े हुए हैं और वो रखा हुआ है ओवरनाइट, उसको अगर आप सुबह खा के ये सोच रहे हैं कि ये अच्छा खाना हो गया हमारे लिए, तो यहाँ पर भी हो सकता है कि थोड़ा आप गड़बड़ कर रहे हो। सेहत का खजाना हो सकता है, लेकिन अगर कुछ चीज़ों और कुछ परिस्थितियों का ध्यान रखा गया हो तो अगर आपकी बासी खाने को लेकर नेगेटिव अवधारणा है तो उसे दूर कर लीजिए। बासी खाना जहर नहीं है, पहली बात तो जो डॉक्टर अनिल ने फर्स्ट हाफ में कही। और दूसरा कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसका शुभदा जी और डॉक्टर लहरिया ने इस पर बड़ा विस्तार से बातचीत की। आगे बढ़ाते हैं बातचीत को। शुभदा जी, अब सवाल यह है कि फिर बासी क्या है और कैसा है, थोड़ा सा और इसको इलैबोरेट करें। कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आटा गूंद के रख दिया, अगले दिन सुबह उसकी रोटी बना दी, ये बासी की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा? नहीं, ये बासी की श्रेणी में नहीं आएगा। हमें उसको कुक करना पड़ता है। कुक करने के बाद जब हम उसको ठंडा करते हैं, वही हमारा रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट होता है। अच्छा। मैं बाकी स्पीकर्स से बिल्कुल सहमत हूँ कि पोर्शन हम कितना खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का। तो ये सारी बात जब रेजिस्टेंट स्टार्च की स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी जो WHO की गाइडलाइंस हैं, जैसा कि आप कह रहे थे। तो बहुत जरूरी है कि हम कितना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। तो हम भारतीय जो है, हमारा जो मेन सोर्स है खाने का, वो जो हमारा मेन पोर्शन होता है फूड प्लेट में, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट से आता है। तो जब भी हम डायबिटीज मैनेज करने की कोशिश करते हैं या हम वजन कम करने की बात करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल हटा दें या बिल्कुल कम कर दें। तो कुछ समय तक तो वो हम सफल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो सस्टेन नहीं कर पाते, हम लंबे समय तक उसको नहीं लेके जा पाते और उसकी वजह से या तो डायबिटीज मैनेजमेंट फिर खराब हो जाता है या वजन वापस आ जाता है, जो कि काफी नुकसानदेह होता है। तो बात रेजिस्टेंट स्टार्च की यहीं से आई थी कि अगर हम कोशिश करें कि हम अपने खाने को बैलेंस कर सके, तो हम वो कार्बोहाइड्रेट्स किस तरीके से अपनी डाइट में हम ला सकते हैं। तो पहला तो तरीका ये है कि हम कोशिश करें कि वो कार्बोहाइड्रेट्स कहें, जैसे कि मेरे से पहले स्पीकर ने कहा, कि जो कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें कि स्टार्च और फाइबर ज्यादा हो। तो ऐसे इसी वजह से रेजिस्टेंट स्टार्च की बात हुई। तो कुछ ऐसी चीजें जिनको खाने से लोग बहुत कतराते हैं, जैसे कि रोटी है, चावल है, तो उसका एक तरीका है कि हम उसको रेजिस्टेंट स्टार्च की फॉर्म में भी खा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको कितना भी खा सकते हैं, क्या उसमें से हमने पूरा ही कार्बोहाइड्रेट और ये सब कुछ हटा दिया, ऐसा नहीं है। हमने थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम किया है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करने का और भी तरीका है कि आप
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ में प्रोटीन और फाइबर मिक्स करके खाएं। जैसे कि प्लेन राइस ना खाएं, उससे पहले खाने से पहले उससे पहले सलाद खाएं, उससे पहले स्प्राउट्स का सलाद खाएं, ताकि कि हमारा प्रोटीन और सब्जी की मात्रा खाने में बढ़े। जब भी हम प्रोटीन और सब्जी की मात्रा खाते हैं तो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स अपने आप कम हो जाता है, चाहे वो नाश्ता हो, चाहे वो दोपहर का खाना हो, चाहे वो रात का खाना हो, किसी भी समय खाने में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, ये बहुत जरूरी है। तो रेजिस्टेंट स्टार्च हमारा किसी भी चीज में जिसमें स्टार्च कंपोनेंट ज्यादा है और हम उसे पका रहे हैं और छोड़ रहे हैं रेफ्रिजरेशन में और फिर कूल करके अगले दिन खा रहे हैं, उसमें आया जा सकता है। और वो इस वजह से होता है क्योंकि उसमें एक प्रोसेस होता है जिसको कि हम जो केमिकल प्रोसेस है जिसको कहते हैं रेट्रोग्रेडेशन, जिसमें कि स्टार्च मॉलिक्यूल अपने आप को चेंज कर देते हैं, जिससे कि उसका डाइजेस्टिबिलिटी जो फैक्टर है वो चेंज हो जाता है, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, वो जल्दी से नहीं टूटता। एब्सोल्युटली, यानी कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेंज होता है। एब्सोल्युटली। तो बहुत जरूरी है कि कार्बोहाइड्रेट्स हम पूरी तरीके से ना हटाएं, हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, क्योंकि ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला कि बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। आजकल नो कार्ब डाइट को लेकर जो चलन है, थोड़ा सा उसको भी समझने की आवश्यकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपने बिल्कुल एकदम से ही नहीं हटाने और एकदम से ही सारा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। डॉक्टर अनिल भोरासकर, अब अगर जैसा आपने बताया, थोड़ा सा हमें याद आता है अपने पुराने दिन या अपने बड़े बुजुर्गों के दिन जो रात की बासी रोटी खा लिया करते थे सुबह चाय या दूध के साथ, संभवतः यही उनके हेल्दी रहने का राज हुआ करता था। सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे घर में हमारी माँ गरम गरम रोटी बनाती थी सुबह को, और गरम गरम रोटी हमें हमारे पिताजी को प्यार से खिलाती थी, और बेचारी वो रात की बची हुई रोटी दूसरे दिन सुबह को खाती थी, क्योंकि एक ऐसे समझते हैं कि बासा खाना बच्चे लोगों को देना नहीं चाहिए, हस्बैंड को देना नहीं चाहिए। इतने हमारी लेडीज, हमारी जो कल्चर की है वो इतना सोचती है बेचारी। बिल्कुल सर। लेकिन हमारे घर पे ऐसा हो गया कि हम बच्चे लोग सब मोटे हो गए, हमको फादर को डायबिटीज हो गया, लेकिन मेरी माँ 80 साल तक टकाटक थी एकदम। क्या बात है सर। तो मैंने ये बारे में सोचा कि ये क्या किया है चीज कि जो बासा खाना, लेकिन मालिक ने भी एक ऐसी चीज दी है हमको, नाक दिया है और मुंह नजदीक देने का कुछ मतलब है। मतलब ये है कि हम जो खाते हैं उसका पहला बास आता है। अगर बासा खाने को बास आता है तो इट इज नॉट अ गुड, दैट मीन्स दिस इज बिकम फर्मेंटेड और देर इज सम बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। अगर बासा खाने को बास नहीं आ रहा है तो उसको बासा नहीं कहा जाता है, इट इज हेल्दी फूड। इफ इट इज स्मेलिंग, दैट मीन इट हैज अ फंगल इन्फेक्शन। एब्सोल्युटली। तो ये हमारी डिफेंस सिस्टम है, हम वैसे भी खराब चीज खा नहीं सकते। और दूसरी चीज हमको हमेशा बोला है कि जो आप खाते हो वो अपने को 32 दांत दिए तो 32 टाइम आप चबाना चाहिए। 32 टाइम कार्बोहाइड्रेट जब भी हम चबाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन आपके मुंह में जो टाइलिन है सलाइवा से, उससे डाइजेशन शुरू हो जाता है। वो डाइजेशन पेट में जाके फिर आगे जाके उसको डिकम्पोजिशन नहीं होता है और गैस नहीं बनता है। तो इफ यू बाइट 32 टाइम्स, ऑटोमेटिकली यू विल ईट लेस एंड द क्वांटिटी विल बी रिड्यूस्ड। प्लस बासा जो खाएगा उसको पचन भी अच्छा हो जाएगा and it will definitely reduce the glycemic index and it is definitely beneficial। आपने कितनी खूबसूरती से बड़ी ही आम बातों को बताकर कितना बढ़िया एक आसान भाषा में आपने बताया, और जो आपकी और आपकी मदर और आपके फैमिली की कहानी है सर, ये मुझे लगता है एवरी इंडियन हाउस होल्ड की कहानी है। जब माएँ बासी खाना या बासी रोटी खाती थी और अक्सर हमने देखा कि वो ज़्यादा लंबे वक्त तक हेल्दी रहती थी। तो ये एक छोटी सी कहानी आपने जो बताई, मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी सीख है। डॉक्टर लहरिया, आप और कुछ जोड़ना चाहेंगे? अगर हम
बॉइल्ड आलू को ज़्यादा देर तक रख सकते हैं, बॉइल्ड राइस को ज़्यादा देर तक रख सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो रेस्टोरेंट है वो अनहेल्दी तरीके से अपने ग्राहकों को खाना परोसे और कह दें कि साहब हम तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स ठीक कर रहे थे इनका। बिल्कुल सही बात है। तो मैं उतना एक्साइटेड नहीं हूँ जितना मेरे इससे पहले वाले स्पीकर्स थे। मेरा मानना है कि देखिए फ्रेश फूड का अपना एक वैल्यू है। हाँ, जहाँ तक कुछ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जो हमारी डेवलप हो रही है, जिससे हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स या जो शुगर लेवल रिड्यूस कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरा बात, हिंदुस्तान के कई राज्यों में, पूरे देश में लगभग अधिकतर घरों में दोपहर में खाना या सुबह में खाना बनता है, उसको शाम को खाते हैं। और उस खाने को हम कभी बासा या पुराना नहीं कहते हैं। वो एक सेम डे बना हुआ खाना, चाहे वो सुबह बना हुआ हो, वो शाम तक लोग खाते ही हैं जी। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर ओवरनाइट रखा हुआ है तो उसमें अलग अलग तरह के संक्रमण हो सकते हैं। दूसरी तो फ्रेश फूड का अभी भी इम्पोर्टेंस है। कोई जरूरत नहीं है कि आपको जानबूझकर खाना बचा के छोड़ना है और उसको अगले दिन खाना, पहला पॉइंट। जी। दूसरा, मैं एक बात फिर रिपीट करना चाहूंगा कि हमें मान के चलना पड़ेगा कि सिर्फ वो ही खाना जिसमें स्मेल आ रही है, बदबू वास आ रही है, वही खराब नहीं है। आपको फूड में और भी कंटेमिनेशन हो सकते हैं ओवरनाइट रखने से। अगर खुला रह गया बर्तन, राइट टेम्परेचर नहीं है उनमें, तो हमें किसी भी तरह से उसको अवॉइड करना है। तीसरा जो मुख्य पॉइंट है, खाने का पॉइंट है, वो ये है कि हमें एक बैलेंस डाइट खानी है जी। और जो पहले भी चर्चा हुई कि हमारा जो थाली है किसी भी व्यक्ति की, स्वस्थ व्यक्ति की और खासतौर से डायबिटिक की, तो 1/4 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का हो, 1/4 पोर्शन प्रोटीन रिच फूड का हो और बाकी आधी थाली में फल और वेजिटेबल्स होने चाहिए। अगर हम एक बैलेंस डाइट का अप्रोच फॉलो करें तो जो केप्ट ओवर या रेसिस्टेंट स्टार्च की बात है, वो सेकेंडरी कॉन्सेप्ट है, नॉट द प्राइमरी कॉन्सेप्ट। तो रेस्टोरेंट को कभी नहीं बोल सकते, उनको कोई लॉजिक नहीं है कि ये बोले वो या बोलना चाहें। ये रेफरेंस एक्चुअली ये रेफरेंस लाने का मेरा मकसद यही था कि कुछ लोग अन्यथा चीज़ों को ना लें या पूरे की बातचीत का एक हिस्सा समझकर उसको पूरे के पूरे खाने के अपने इकोसिस्टम में उसको अप्लाई ना कर दें, इसीलिए ज़रूरी था ये सब बोलना। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर अनिल बोरास्कर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, थैंक यू सो मच सर। शुभदा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।